साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम जेएनयू में, जेएनयू जहां पर क्रांति होती है, जेएनयू जहां बहुजन विचारों की बात होती है, जेएनयू जहां पर बच्चे अपनी सोच पर काम करते हैं और बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी की भी जानकारियां नए युवाओं को देते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर थोड़ा सा करीब आइए, फिर हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका, अपना पूरा परिचय दीजिए। जय भीम। मेरा नाम रूपक कुमार है जी। और मैं जेएनयू में सोशल एक्सक्लूजन से भी पीएचडी कर रहा हूँ मैं, और बापसा का मैं मेंबर हूँ, यहाँ पे सुकोर कमेटी का मेंबर हूँ। आपने चुनाव भी लड़ा है, मैंने सुना है, जनरल सेक्रेटरी का। बेशक बेशक हमने चुनाव लड़ा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी का हमने चुनाव लड़ा है, बापसा से लड़ा है हमने। जी। अच्छा सर, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम क्रांति कुमार है जी। मैं जेएनयू में सेंटर फॉर द सोशल सिस्टम में पीएचडी कर रहा हूँ। जी। मैं रहने वाला आंध्रा से हूँ। मैं भी बापसा से जुड़ा हूँ, बापसा के एक्टिविस्ट हूँ। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, मैं काफ़ी समय से उत्तर भारत में था। मेरा जो मास्टर्स हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, मैं सोशियोलॉजी किया हूँ। उसके बाद मैं जेएनयू में पहले मैं एमफिल में भी रहा हूँ। उसके बाद रिसेंटली मैं अभी पीएचडी में मेरा दाखिल हुआ है। ये परिचय था इन लोगों का, इन लोगों से हम बात करेंगे। विषय क्या है पहले हम आपको बता दें। मामला ये है, जेएनयू में जो हमारे पीछे आपको महापुरुषों की फोटोज दिख रही हैं, इसमें बापसा लिखा हुआ है, जय भीम, हुल जोहार, जितने भी बहुजन लोग हैं या बहुजन विचार रखते हैं, फिलहाल तो इसमें जो बहुजन विचारों पे बात करते हैं उन लोगों की फोटोज हैं। और मामला ये आया है कि जेएनयू में पोस्टर्स फाड़े गए और क्या कुछ कहा गया आपको बताएंगे, इन लोगों से पूछेंगे पूरा वाक्य जो ये बताएंगे। हाँ, क्या हुआ था जेएनयू में? दरअसल कावेरी हॉस्टल में, मैं उसी हॉस्टल में हूँ। अच्छा। हाँ, तो कावेरी हॉस्टल में सेकंड फ्लोर के सीढ़ी के पास दीवार पे उन्होंने लिख दिया गया था कि चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो, आरएसएस जिंदाबाद, बनिया ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद। काफ़ी एक जो जातिवादी जो दंभ होता है ये सवर्ण कम्युनिटी का, कि वो एक दंभ वो दिखा वो कल कावेरी हॉस्टल में। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कैंपस में, बहुत इससे पहले इलेक्शन के टाइम पे हुआ था, जब रणवीर सेना के नारे लगाए थे उनके समर्थन में, रणवीर सेना जिंदाबाद। और हमने बापसा ने उसको काफ़ी स्ट्रांगली उसको रजिस्ट किया था, और हमने भी उनके समानांतर हमने भी फुलन के नारे लगाए कि अगर तुम रणवीर सेना की बात करोगे तो हम भी फुलन की बात करेंगे, तुम रणवीर सेना की बात करोगे तो हम भी बात करेंगे भीमा कोरेगांव की। तो हमने भी उनको अगर वो एक यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी कैंपस में देख रहे हैं कि ब्राह्मणिज्म और बहुजन, दो जो ब्राह्मणिज्म है वो काफ़ी यहाँ पे सक्रिय हो, काफ़ी ताकतवर हो। बिल्कुल, आप अगर बात से बात कर रहे हैं तो आप जैसी जानकारी दे रहे हैं हम भी जानकारी दे रहे हैं, मगर उस मामले को लेकर अगर बहुजन आइडियोलॉजी जिसकी बात करते हैं लोग और जिनको मानते हैं, उनके पोस्टर क्यों फाड़ दिए? क्या लगता है आपको, और कौन लोग थे वो? पोस्टर फाड़ना बहुत लाजमी सा है। एक कौन लोग है ये हमें जानने की ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं कि कौन लोग है, सब पता है कि कौन लोग हैं हमें। वो उन्हीं लोग हैं जिनको जो एंटी कास्ट मूवमेंट है, जो एंटी कास्ट मूवमेंट से चिढ़ रही है, हिस्टोरिकली चिढ़ रही है, और वो जो बहुजन आइकॉन से चिढ़ रही है। तो वो एक जो हमेशा से देखते आ रहे हैं कि उनके अंदर कोई जो जातीय दम्भ और उनको चोट पहुंचती है, तो फाड़ने वाले भी वही हैं। और फाड़ने वाले सिर्फ ऐसा नहीं कि वो लोग जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, जो हम बार जेएनयू को हमेशा रोमांटिसाइज करके क्रांति की जगह है, जेएनयू एक प्रोग्रेसिव स्पेस है। इस प्रोग्रेसिव स्पेस में देखिए कि बहुजन आइकॉन्स का फोटो फाड़ना, दलित के खिलाफ, बहुजन के खिलाफ नारे लगाना, बहुजन को देश छोड़ने की बात करना, किस बात का प्रोग्रेसिव कैंपस है? हम कहते हैं क्रांति का स्पेस है, किस बात का है? यहाँ पे अगर क्रांति का स्पेस हो तो इस तरह की घटना होते ही नहीं। फोटो नहीं, आप बात करते हैं, आज एबीपी बात कर रहा है, आज लेफ्ट भी बात कर रहा है, बाबा साहब की बात कर रहा है, लेकिन जब यही हिपोक्रेसी दिखती है कि जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, हम दीवारों पे बाबा साहब का कोटेशन लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं, तो फाड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल, सारे कॉलेजेस में आप देखेंगे या तो पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए था। अगर वो कोई व्यक्ति अगर अपने आइडल की फोटो लगाते हैं तो हम भी अपने आइडल की फोटो लगाना है, तो उसमें क्या गलत है? दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात है, जेएनयू में चुनाव हुआ और जेएनयू के चुनाव में इस बार बापसा बेहतर चुनाव लड़ा। तमाम चैनलों ने चलाया, तमाम चैनल उन पे बात कर रहे थे, उनकी ट्रैफिक को अट्रैक्ट कर रहे थे, मगर जब ये मामला होता है, वही चैनल जो बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब के विचारों पे बात करके ट्रैफिक तो इकट्ठा करते हैं, मगर इन बच्चों के साथ जब ये ऐसा मामला होता है तो वो अपने चैनल पे नहीं चला रहे। ये ऐसा भी तो हुआ है।
ऐसा हुआ है कि वो काफ़ी वो अपने चैनल पे नीचे काफ़ी सारे, जब याद कीजिए जब SIS में उसने जो ब्राह्मण भारत छोड़ जब लिखा गया था, किसी असामाजिक तत्व ने लिखा था, तब पूरे नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया था। कल जो हुआ है कि दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो, लेके ब्राह्मण बनी एकतावाद, RSS जिंदाबाद, किसी नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया इसको। एक बात मुझे याद आई, मैंने सोचा वो भी जोड़ दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के CM ने ये बात कही कि अपने नाम के साथ अपनी जाति भी पूरा नाम लिखेंगे, मगर जब ये अपने विचार लिखते हैं तो इस तरीके की विचारात्मक जो सोच चलती है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने कहा कि जो कांवड़ यात्रा में लोग निकलेंगे तो वो अपना पूरा नाम लगाए, जो दुकानें लगाएंगे। अब उसके बाद ऐसा मामला होता है JNU में, तो क्या करना चाहती है सरकार? आप जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके विचारों को यहाँ पे लोग फाड़ रहे हैं, और जो फाड़ने वाले संगठन है वो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वो कौन है और किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे देखते हैं? क्या सरकार को उन पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? सरकार को बिल्कुल एक्शन ले लिया, और सरकार से हम कैसे उम्मीद करें? सरकार तो हम भी मतलब किस विचारधारा की सरकार है? जब मानव सभी कहते हैं कि हम जब चीज़ें सामाजिक परिवर्तन, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, ये चीज़ें तब होगी जब यहाँ का शोषक तबका शासन करेगा। ये जो शोषण करने वाले हैं वो शासक हैं, तो ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है। ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है कि शोषक ही राज कर रहा है, शोषित करने वाला शोषक पर राज कर रहा है। तो ये चीज़ें होती रहेंगी जब तक शोषित करने वाला राज करेगा, सत्ता में रहेंगे, पावर में रहेंगे, इंस्टीट्यूशन में रहेंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी। और इसका हम जवाब दें, चूंकि अब हम यूनिवर्सिटी में आ गए, चूंकि अब हम राजनीति करना जान गए, तो हम इनको करारा जवाब देना भी जान गए। और जो बात हो रही नहीं कि ये किस तरह से हम देखते हैं कि दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो, ये इस चीज को समझिए, इसको कि ये बात करके हम, उनको पता है कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में, हम उनके बोलने पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ के लोग हैं और हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। और यहाँ पे सबका, आप भी शोषित कर, हमें शोषित कर, आप भी रहो, आप ही यहाँ के निवासी हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा छोड़ो। लेकिन ये चीज समझिए कि वो बात कुछ और है। वो कह रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूशन खाली करो, आपको पढ़ने लिखने का, आप यूनिवर्सिटी खाली करो, स्कूल खाली करो, आपको इस देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन में रहने का हक नहीं है। लैंग्वेज दिए गए, उनको लैंग्वेज उन्होंने चेंज किया है, लेकिन मकसद ये है कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ने लायक नहीं हो, आप यहाँ से बाहर जाओ। और चूंकि वो कर रहे हैं, वो रिजर्वेशन को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो वाइवा में PhD वाइवा में नंबर दे रहे हैं, वो सिरे से कर भी रहे हैं। अब उनके पहले एक्शन में था, अब लैंग्वेज में आ रहा है वो। तो ठीक है, ये बात साफ साफ है। जो लोग ये बात को कह रहे हैं, तो उनको एक मैं सवाल पूछता हूं, भारत का संविधान किसने बनाया? ये भी आप जान लीजिए। भारत में तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इतिहास है, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में सहयोग किया है। जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी तो मंगल पांडे से पहले किसको फांसी चढ़ाई गई थी? ये भी एक सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या VC से आपकी बात हुई? VC लोगों से मुलाकात हुई, या आगे क्या प्लान है? अभी तक एक VC से बात नहीं हुई, वो है नहीं। अभी मंडे को देखते हैं प्रोटेस्ट में। लेकिन कावेरी वार्डन का नोटिस आया है। नोटिस से आया है कि अगर उनका भी नोटिस भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। नोटिस में भी वो मेंशन कर रहे हैं कि ये चीजें गलत बोल रहे हैं, और ये बोल रहे कि अगर लिखी गई, फिर से लिखी गई, तो हम CCTV कैमरा लगा देंगे। मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि अगली बार कोई नहीं लिखेगा, अगर लिखता है तो CCTV कैमरा लगा। उल्टी वो धमकी दे रहे हैं कि हम CCTV कैमरा, लैंग्वेज देखिए उनको नोटिस आते कि हम कैमरा लगा देंगे। अब देखिए उन पे कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हैं वो, कि आपने इंक्वायरी की, किसने की, उस पर इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम धमकी, आप CCTV अब किस तरह से बहाना लगा रहे हो कि वो CCTV अब इसके जरिए वो सर्विलांस करेंगे, वो हॉस्टल में कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके कौन रह रहा है, अब वो हमारे ऊपर नजर रखेंगे। आपको डर है इससे, तो आप अपने घर के बाहर लगाओ CCTV कैमरा, स्टूडेंट के क्यों लगा? मतलब जो आप लोग ने प्रोटेस्ट किया उस पे कह रहे हैं कि CCTV कैमरा लगाएंगे, कि जो उन लोगों ने लिखा उसके लिखने पे कह रहे हैं वो कि ये चीजें, बातों से ये लग रहा है उस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। हमारे साथ एक और साथी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। सर आइए। क्रांति जी, आप उत्तर भारत में काफी समय से रहे हैं, कैसे पहले बहुजन आइडियोलॉजी को देखते हैं? एक्चुअली वो ऐसे मतलब ये सरप्राइजिंग बात नहीं है। जिस समाज से मैं आता हूँ, एक जो दलित समाज से मैं आता हूँ, और जिस जगह से मैं आता हूँ, जिस समाज से मैं आता हूँ, तो बाबा साहब को हम उसका जो जन्मदिन के जो समय हम देखते हैं, हर साल हम ये चीज़ों की बनाते हो, तो कहीं ना कहीं हम बचपन से देखते हैं, हमारा दिमाग में था जो बाबा साहब एक आइकॉन था हमारा समाज के लिए जो काम किया है। उसी तरीके से हमारा जो पढ़ाई हुआ है,
पढ़ाई होते होते ग्रेजुएशन में पहुंचे हैं। हमारा साथ कुछ ऐसे जो बहुजन आंदोलन की चलाने वाला जो बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, कुछ एक्टिविस्ट हो गए, हमारा उसका साथ मुलाकात हुआ। फिर लिटरेचर हमारा पास पहुंची, हम पढ़ना शुरू किया है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुझे एक इंस्पिरेशन मूवमेंट को जानने के लिए मुझे मिली है जब मैं उत्तर भारत में जो लखनऊ में पहुंचा हूँ। जो जिस शहर को जो साहिब ने कहता था ये मेरा लैबोरेटरी है, जो इंडियन जो बहुजन राजनीति के लिए जो साहिब ने उसको जो लैबोरेटरी तरीके जो कहता था, उसी जगह एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी था, उस यूनिवर्सिटी में पहुंचा हूँ। उधर पहुंचने के बाद बहुत सारे जो लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से जो आने वाला जो स्टूडेंट्स था, बहुत पहले से बहुजन आंदोलन से और राजनीति से वो लोग बहुत जो जानकारी है उसका पास, वो लोगों के साथ मेरा मुलाकात होना, उसके बाद हमारा बीच में डायलॉग होना, एक इंटरेक्शन होना, लिटरेचर एक्सचेंज होना। उसके बाद वो पढ़ने के बाद मेरे अंदर मुझे ये पता चला है उत्तर भारत के अंदर पूरा देश में एक मान्यवर घनश्याम जी था, बहन जी था, एक बहुजन आंदोलन था, एक बामसेब था। इस तरीके से मुझे पता होने के बाद मैं लिटरेचर को पढ़ना कोशिश किया। उसी का हिसाब से मुझे पता चले बहुजन आंदोलन किस तरीके से है क्या नहीं है। और जेएनयू पहुंचने का पहले मुझे एक प्रोफेसर विवेक कुमार था, उसका जो भाषण जो बामसेब मंच में जो खड़ा होकर जिस तरीके से समाज को एजुकेट करता था, वो वीडियोस भी मुझे मेरे पास पहुंचे हैं। और वो पढ़ने के बाद मुझे पता चला ये बहुजन आंदोलन जो उत्तर भारत और पूरा देश में बहुत स्ट्रांग था, और उसका बारे में पढ़ना और मैं कोशिश किया, थोड़ा बहुत जानने के लिए कोशिश भी किया हूँ। ठीक है, थोड़ा आप इधर आ जाओ भैया, आप लोग भाग जाओ, तुमको ढूंढना पड़ता है क्योंकि कैमरे में आप सेट करेंगे ना फिर। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो मामला हुआ इसको कैसे देखते हो? क्योंकि आप एक अलग प्रदेश से आते हैं और जेएनयू आप आए हैं पढ़ने, अभी आपने पीएचडी में किया है, उसके बाद इस तरीके के मामले होना क्या दर्शाता है? एक्चुअली ये जो इशू एक दिन पहले जो हुआ था, जो कावेरी हॉस्टल में जो लिखे हैं चमार भारत छोड़ो और दलित भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद और जो आरएसएस जिंदाबाद, मुझे ऐसे नहीं लगता है पहली बार इस कैंपस के अंदर हुआ है, पहली बार इस देश के अंदर हुआ है। इसका पहले मैं 2019 में एमफिल के लिए आया था, और इस कैंपस को ऐसे प्रोजेक्ट किया है पूरा देश का अंदर। ये जेएनयू को प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी है, इधर जो क्रांति का बातचीत होती है, बड़े बड़े बातचीत होती है, एक दलित और आदिवासी और ओबीसी और माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ का जो बारे में जो बड़े बड़े बातचीत होती है, उसका हित में चीज़ होती है, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है। बट लेकिन आप जो जेएनयू का अंदर आप आओगे और जिन दबले कुचले जो स्टूडेंट्स था उससे बातचीत करोगे तो उससे जो चीज़ है ना अलग हटके आपको दिखेगा। इस कैंपस के अंदर जो वो वामपंथी रही हो और जो कांग्रेसी रही हो और एबीपी रही है, जो 40 और 50 साल से इन्हीं जो दलित और आदिवासी और ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो वोट लिया है, उसका नाम से राजनीति भी किया है, और जेएनयू में स्टूडेंट जो सत्ता में भी रहे हैं, बट लेकिन उसका हित के लिए कभी बातचीत नहीं हुआ है। और इसीलिए इस कैंपस के अंदर जो बापसानिक पॉलिटिकल जो फोर्स उभर के आया है, जिन जो दलित और आदिवासी माइनॉरिटी और ओबीसी के लगा है, इस कैंपस के अंदर सिर्फ हमारा जो मुद्दा के लेकर राजनीति होती है, हमको न्याय नहीं मिलती है। यही चीज़ों के लेके बापसा ने खुद एक संगठन बनाया है, राजनीतिक संगठन बनाया है, उसका हक के बारे में बातचीत किया है। उसके बाद जो तमाम संगठन के लगा, हम बाबा साहिब और बहुजन महापुरुषों की और विचारधाराओं को लेके और उसका हक के लिए हम इस कैंपस के अंदर बातचीत नहीं करेंगे। सारे लोग एकजुट आएगा और बापसा के अंदर जाके सत्ता को हासिल करेगा, उसके बाद हमारा बच्चे खत्म हो जाएगा। और तब भी इस कैंपस के अंदर जो बापसा ने उसका महापुरुषों की लेके जो दीवार में आप देख रहे हो, एक समय पहले इवन आज जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी हो और एबीपी हो और कांग्रेस हो, एक समय पहले बाबा साहब की लेके बहुजन महापुरुषों कोई किसी का फोटो दीवार पे छपता नहीं था। कोई गलती से इस कैंपस के अंदर छिपा दिया, बाबा साहब की फोटो लगा दिया, उस फोटो को पाट देता था और फोटो के ऊपर गाली गलौज लिखता था। और इसी से पता चलता इस कैंपस के अंदर किस तरीके से जातिवाद अभी भी जो जिंदा है, और इस कैंपस के अंदर जो नंगे घूमती है जो मनुवाद के चेहरे से और ब्राह्मणवाद के चेहरे से। और ये कैंपस इस देश से अलग नहीं है, हम उस समाज से आते हैं और गांव में भी देखते हैं जिस तरीके से दलितों की जो घर जला देते हैं और दलित की नाम से उसको चमार अलग अलग नाम से जो गाली देते हैं। अभी हुआ
हाँ होती है, हर दिन होती है, गांव में होती है। एनसीआरबी डेटा वही कहता है, इस देश के अंदर एनसीआरबी डेटा यही कहता है, हर 5 मिनट के अंदर जो दलितों की घर जला देते हैं, दलित औरत को इज्जत लूटते हैं, उसको ऊपर रेप भी करते हैं, तब भी इस देश के अंदर कोई सड़क पे कोई नहीं आता है, उसका हक देने के लिए कोई मांग भी नहीं करता। हमारा आंखों के सामने हाथरस घटना है। जब भी ये बात कहने में मुझे शर्म भी आती है, जब दिल्ली के अंदर एक निर्भया के नाम से एक लड़की को अत्याचार हो रेप कर लेते हैं, पूरा इस देश के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, एनजीओ सड़क पे उतर जाते हैं। उस लोगों के जो लोग उसमें जो विक्टिम्स रहे हैं, जो परपिट्रेटर्स रहे हैं, उसको फांसी दिलाने के लिए जो काम करता है। बट लेकिन आप एनसीआरबी के डेटा को उठा के देख लीजिए, आपको ये कहता है हर दिन इस देश के अंदर दलित महिला का ऊपर अत्याचार होता है। बट लेकिन मुझे दिखा दीजिए कितना नेशनल मीडिया उसके ऊपर जो कवर चलाती है, जितना पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर उसके लिए एक आवाज उठाते हैं, और कितना लोग एनजीओस और दलित और आदिवासी जो महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो उसका न्याय के लिए सड़क पे उतरता है। हाथरस कांड देख लीजिए, जब हाथरस में 4 टाकरों ने एक दलित महिला को वाल्मीकि जो मनीषा वाल्मीकि को रेप करते हैं, और वो खुद उसका नाम पुकारते हैं जिन जिन लोग उसका साथ रेप किया है। बट लेकिन वो ठाकुर समाज को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ आईएएस आईपीएस एकजुट हो जाते हैं, और कोई इस देश के अंदर जो भारत माता की जो नाम लेके पुकार के गली में चिल्ला चिल्ला के उसका ऊपर राजनीति करने वाला आरएसएस और बीजेपी और वीएचपी, भारत माता की नाम लेते हैं, वही भारत माता उसी महिलाओं की माता है। मतलब आप जिसे कह रहे हो वो भी महिला है, और उसके बाद इस तरीके का ये यही बात देखने के लिए लगता है जब लोग जो नारा देते हैं भारत माता के लेकर, और ये चीज़ों की एक अम्बेडकरवाद की जो नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। मुझे ये लगता है सच में इस देश में जो दलित और आदिवासी और माइनॉरिटी और वो भी सी जो औरत को आप भारत माता के जो डिस्कोर्स के अंदर जो शामिल करना चाहते हो, आप मानते हो, तो उसका ऊपर अत्याचार होते तुम सड़क पे क्यों नहीं उतरते हो और उसको न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं मांग करते हो। इसलिए इससे पता चलता है जितना आरएसएस और बीजेपी और एबीपी तमाम हिंदू संगठन जो भारत माता के लेके पुकारते हैं, जितना झूठा ये लोग है, उसका जो भारत माता की जो कंसेप्ट भी झूठा है। इसलिए जब दलित का जो आदिवासी के ऊपर अत्याचार होती है, औरत के ऊपर अत्याचार होते हैं, ये लोग कभी सड़क में उतर के नहीं आता है। बिल्कुल, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भारत माता की जय करते हैं वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, तो वो जो कहने वाले लोग हैं वो झूठे इंसान है, सिर्फ नारा लगाते हैं। हाँ, सिर्फ झूठे हैं। हाँ, जो नरेंद्र ये आंध्र प्रदेश से हैं, तो कुछ बातें इन्होंने कही, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि जिन विचारों से ये जो भारत देश है, ये जो संविधान से चल रहा है, वो भी बाबा साहब ने बनाया। ये लड़ाई सिर्फ इन बच्चों की नहीं है, ये साफ साफ आपको और हमको सोचने की जरूरत है। जिस आइडियोलॉजी की ये बात कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी किनके लिए लड़ रही थी, जिन लोगों के पोस्टर्स फाड़े गए, वो व्यक्ति किसके लिए लड़ रहे थे। इस तरीके के मामले अक्सर जेएनयू में हुए, मगर ये मामला कुछ पेचीदा था, क्योंकि साफ साफ ये बात निकल के सामने आई, जातिवाचक शब्द जो कहे गए, वहीं पर तमाम मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में कैंप लगने चाहिए पूरे नाम के साथ। अब देखते हैं सरकार क्या इस पे कदम उठाती है। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।